नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रीय बजट जो 2024-25 है, आप लोग पहले भी किसी न किसी यूट्यूब चैनल पे या खुद से पढ़ चुके होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे तथा बजट के इतिहास के भी बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो तथ्य इस बजट में प्रस्तुत किए गए थे, उन तथ्यों के बारे में जानेंगे। 2024-25 का यह बजट जो है वह पूर्ण बजट नहीं है, यह अंतरिम बजट है, क्योंकि इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसलिए पूर्ण बजट नहीं पेश हुआ। पूर्ण बजट अब 23 जुलाई को संभवतः पेश किया जाएगा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। तो यह जो बजट था वह अंतरिम बजट था और इस बजट में कोई नई योजना प्रारंभ नहीं की गई थी, कुछ खास नहीं था। जो भी कुछ किया गया था उनको जान लेते हैं, क्या क्या बातें इस बजट में बताई गई थी वित्त मंत्री जी द्वारा। तो बजट 2024-25 जानने से पहले बजट के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बजट पेश करने का जो तरीका था प्रारंभ में, वह तरीका चमड़े के ब्रीफ केस में पेश होता था 1947 में। 1947 के बाद 2009 में ब्रीफ केस की जगह लाल कपड़े में बही खाता के रूप में बजट पेश किया जाने लगा। इसके बाद 2020 में पहला बजट पेपरलेस बजट पेश किया गया श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। यूपी भारत का पहला राज्य बना जिसने पेपरलेस बजट पेश किया और फर्स्ट पेपरलेस या पूर्ण डिजिटल बजट पेश करना जो पेश किया गया वह फरवरी 2020 में पेश किया गया था। 2023 में जो पेपरलेस बजट पेश किया गया वह यूनियन बजट ऐप के माध्यम से पेश किया गया था। 2023 में भी जो पेपरलेस बजट पेश किया गया वह किससे बताएं हम, यूनियन बजट ऐप के माध्यम से पेश किया गया। अब बजट पेश करने के समय में भी कुछ संशोधन किया गया समय के अनुसार। 1999 से पहले तक जो बजट पेश किया गया जाता था वह 5 बजे शाम को 5 बजे पेश होता था। 99 के बाद अटल बिहारी सरकार के कार्यकाल में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश करने की नई परंपरा चालू की। तो 1999 के बाद बजट जो है 11 बजे पेश किया जाने लगा सुबह, उसके पहले 5 बजे पेश होता था। और 2017 में अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। अरुण जेटली साहब ने बजट पेश करने की तारीख में बदलाव करते हुए 1 फरवरी को बजट पेश करने की तारीख डिसाइड की और 1 फरवरी से पहले जो बजट पेश किया जाता था वह 28-29 फरवरी को बजट पेश किया जाता था। तो 1 फरवरी को जो बजट पेश होता है वर्तमान में वह 2017 से पेश हो रहा है और 2017 में 1 फरवरी का पहला बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब द्वारा पेश किया गया था। अगर 1947 से लगाकर अब तक बात की जाए तो कुल 89 बजट पेश किए जा चुके हैं। 26 वित्त मंत्री इसका जिम्मा उठा चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बार 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है। तो यह बजट के पेश करने के तरीके, समय के बारे में कुछ जानकारी थी। अब जान लेते हैं बजट कब और कहाँ प्रारंभ में पेश किया गया। तो 1733 में पहली बार ब्रिटेन के राजा पोल पाव ने के वजीर जो फिलिप थे उन्होंने बजट पेश किया, लेकिन उस समय जो बजट पेश किया गया वह हास्य का विषय रहा। भारत में 1860 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में वित्त सचिव जो थे जेम्स विल्सन, 1860 में जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय भी थे। तो भारत में 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा बजट पेश किया गया, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक कहा जाता है। 1892 में एक अधिनियम आया। इस अधिनियम में जो है बजट
पर बहस करने की अनुमति भारतीयों को दी गई और 1999 के अधिनियम के तहत मत विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। लंबे समय तक बजट पर सामान्य बजट के रूप में पेश किया जाने लगा। अब बजट जो है, रेल बजट और आम बजट के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो रेल बजट और आम बजट की क्या बातें हैं, तो 1921 में एजवर्थ कमेटी का गठन किया गया। 23 में एजवर्थ कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट सौंपती है सरकार को और 1924 में रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया जाने लगता है। 1924 में पहली बार रेल बजट आम बजट से अलग पेश किया गया और 2017 के बजट में आम बजट में ही रेल बजट को पुनः मिला दिया गया और इसे सामान्य बजट कहा जाने लगा। तो यह रेल बजट की कुछ बातें थी। तो रेल बजट 1924 से पेश किया जा रहा था और कब तक 2017 तक पेश किया गया। इसके अलावा फर्स्ट भारतीय जिसने स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट पेश किया वह लियाकत अली थे 1945 में। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट पेश करने वाले सन्मुखम चट्टी साहब थे। तो इस प्रकार से यह बजट के कुछ इतिहास की बातें हैं। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या भारतीय संविधान में बजट का जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र किया गया है, बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो अगर यह संविधान में क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का जिक्र है, तो बजट का किसी भी अनुच्छेद में जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, सरकार की आय और व्यय के लेखे जोखे का जो वर्णन है उसकी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अब बजट की अगर परिभाषा की बात की जाए तो बजट कहा किसे जाता है, तो एक वर्ष में किसी देश की सरकार अपनी प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख रखती है उसी को क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या परिभाषा हुई, एक वर्ष में किसी देश की सरकार अपने प्राप्ति तथा व्यय के जिस विवरण को जनता के सम्मुख रखती है उसे बजट कहा जाता है। बजट के माध्यम से उच्चतम आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, कीमत स्थिरता को प्राप्त करना, असमानता को कम करना, गरीबी बेरोजगारी को कम करना, संसाधनों का बेहतर आवंटन करने जैसे उद्देश्य प्राप्त करने की योजना बनाई जाती है। और यह सारे लक्ष्य जो हैं बजट की सहायता से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। बजट की सहायता से सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से भी करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, इन यंत्रों का प्रयोग करके सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। तो संविधान के 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है और 202 अनुच्छेद 202 में राज्य के बजट का जिक्र किया गया है। तो राज्य के बजट का जिक्र किया गया है। अब अगर बजट वर्ष या वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, कोई भी वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच रहता है। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच रहता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। और सदन में बजट जो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है वह 3 वर्ष का बजट होता है। 3 वर्ष का बजट कैसे होता है, जैसे एक तो बजट हो जाता है चालू वर्ष का। चालू वर्ष का मतलब जैसे हुआ यह वर्ष है 2024, तो 2024 का बजट एक हो गया पूर्व वर्ष का बजट जिसकी समीक्षा की जाती है। पूर्व वर्ष का बजट जैसे 2023 का बजट हो गया। और एक होता है जो आगामी वर्ष का बजट, तो आगामी वर्ष का जो बजट हो जाएगा वह 2025 का बजट हो जाएगा। तो यह जो बजट है वह अंतरिम बजट वह 2024 और 25 का बजट है। तो पूर्व वर्ष के बजट में क्या होता है, जैसे पूर्व वर्ष का बजट हो जाएगा 2023, तो 2023 के बजट में क्या होगा, इस वर्ष के बजट के आधार पर समीक्षा की जाती है और इसमें फिर चालू वर्ष में समीक्षा पेश की जाती है और इसमें समीक्षा पर बहस होती है और क्या प्रावधान किए जाने चाहिए इन पर विचार किया जाता है। तो यह बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब अंतरिम बजट 2024-25 जो पेश किया गया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा, इस बजट में क्या प्रावधान किए गए
उन प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। और लास्ट में हम लोग कुछ डाटा हैं जो आयात निर्यात से के संबंध में है और एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में है, तथा बजट के कुछ डाटा जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी घाटा और प्राथमिक घाटा है। इन आंकड़ों के बारे में जानेंगे। तो जान लेते हैं क्या प्रावधान रखा गया बजट में। प्रधानमंत्री द्वारा 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई। 4 प्रमुख जातियां जो बताई गई प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान को 4 जातियों का रूप दिया गया। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 जातियां बजट में किनका किनका जिक्र किया गया है। तो गरीब, महिला, युवा और किसान, इन 4 जातियों का जिक्र बजट 2024-25 में किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस बजट में बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है। 78 लाख जो फेरी वाले लोग होते हैं उनको ऋण प्रदान करने की बात बताई गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 व्यवसायों को सहायता प्रदान की गई है। 18 व्यवसाय पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत रखे गए हैं, जिसमें बुनकर, मोची, झाड़ू बनाने वाले, इस प्रकार के लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत रखा गया। और पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर लॉन्च की गई थी, लागू की गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई। पीएम किसान योजना जो है वह 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई थी। कितने किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई? तो वह 11.8 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान की गई। आगे पीएम फसल बीमा योजना में 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया। और पीएम फसल बीमा योजना जो है 13 फरवरी 2016 से प्रारंभ की गई। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण दिया गया। मुद्रा योजना जो है वह 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ की गई, जिसमें 3 श्रेणियों में शिशु, किशोर और तरुण में ऋण दिया जाता है। और उद्यमियों, महिला उद्यमियों को भी ऋण देने का प्रावधान है, जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को प्रदान किया गया। आगे बताया गया है उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% बढ़ा है। 28% नामांकन बढ़ा है। STEM पाठ्यक्रम में 43% नामांकन लड़कियों का है, विश्व में सबसे ज़्यादा है। स्टेम का मतलब हुआ S से साइंस, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथ। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ जैसे पाठ्यक्रमों में जो 43% नामांकन वह सिर्फ लड़कियों का है और यह विश्व में सबसे ज़्यादा है, बजट में बताया गया है। और 9 वर्ष से लगा के 14 वर्ष तक की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से मुक्त करने के लिए मुफ्त टीकाकरण करने की योजना इस बजट में बताई गई है। लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। 1 करोड़ था, 1 करोड़ का प्राप्त कर लिया गया है, तो 3 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और लखपति दीदी योजना जो है 15 अगस्त 2023 से प्रारंभ की गई थी। अगला आगे जो बताया गया है, पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। पीएम आवास योजना के तहत अगले जो है 5 वर्ष में 2 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य है। और पीएम आवास योजना 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई थी। 2015 से पीएम आवास योजना प्रारंभ चल रही है। आगे बताया गया बजट में रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। यह योजना 22 जनवरी 2024 को प्रारंभ की गई थी। राम मंदिर प्रतिष्ठा के दिन ही रूफटॉप सोलराइजेशन योजना प्रारंभ की गई थी और इसमें 1 करोड़ परिवारों को सोलर अपनी छत पर जो है सौर ऊर्जा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समय पूछा जा सकता है, दिन, डेट, कब यह योजना में प्रारंभ की गई थी और कितना लक्ष्य है।
तो 1 करोड़ परिवारों को सोलर सिस्टम उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जो घरों पर लगाएंगे, और 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, और 22 जनवरी 2024 को यह योजना प्रारंभ की गई थी। आगे बजट में बताया गया है किसान पीएम किसान संपदा योजना में 38 लाख किसानों को लाभ मिला है, और 10 लाख रोजगार के अवसर इसमें मिले हैं, पैदा हुए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय जो है 11.1% से बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया है, जो जीडीपी का 3.4% है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि जो पूंजीगत व्यय है अंतरिम बजट में वह कितना है, तो वह जीडीपी का 3.4% है, और 11,11,11,11 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जो 11.1% की वृद्धि के साथ बढ़ाया गया है। आगे बजट में क्या बताया गया है कि पीएम गतिशक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो पीएम गतिशक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर जो बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे? उसमें ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और यातायात घनत्व गलियारा। 3 गलियारा है, ध्यान रखने वाली बात है। ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा पीएम गतिशक्ति योजना के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर बनाने जाने का प्रावधान बजट में किया गया है। वर्ष में अलग अलग ग्रुप की 4 बार निर्धारित जो रिक्तियां हैं जॉब के बारे में बताया गया है। अलग अलग समय में रिक्तियां निकाली जाएंगी, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जून और अक्टूबर में रिक्तियां निकाली जाएंगी वर्ष में 4 बार। 2022-23 में एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यह बताया गया है 2022-23 में एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यूविन प्लेटफार्म प्रारंभ किया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण योजना है। तो यूविन प्लेटफार्म क्या है? यूविन प्लेटफार्म जो है वह गर्भवती महिलाओं के लिए ई पंजीकरण का एक तरीका है, जिसमें ई टीकाकरण के माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा या पंजीकरण करवाया जाएगा टीका लगवाकर। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ईविन प्लेटफार्म के तहत टीकाकरण का प्रावधान किया गया है इस बजट में। आगे बताया गया है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनबाड़ियों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। सभी को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत किसको किसको शामिल करने का प्रावधान किया गया है बजट में? तो आशा कर्मियों, आंगनबाड़ियों और कार्यकर्ताओं। आंगनबाड़ी की सहायिका जो होती है उनको कार्यकर्ता कहते हैं, कार्यकर्ता और सहायिका दोनों को। तो जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य से संबंधित कर्मचारी हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बीमा प्रदान किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से हैं? आशा बहू या आशा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका। आगे बताया गया है आयात शुल्क सहित सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर पूर्ववत रखे गए हैं। मतलब किसी भी कर प्रावधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर जो है 22% रखा गया है। कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए निगम कर 15% कर दिया गया है। तो यह भी क्वेश्चन बनता है कि निगम कर कितना है? तो निगम कर 22% है। आगे बताया गया नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं को कोई कर देय नहीं होगा। तो कर छूट की सीमा जो है वह 7 लाख रुपए तक निर्धारित है। अब बजट अनुमान में देखते हैं 2024-25 में कुल व्यय 47.65 लाख करोड़ रुपए का रहा। यह कुल व्यय पूछा जा सकता है। कुल व्यय 47.65 लाख करोड़ रुपए का रहा, जिसमें पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ का रहा, जो जीडीपी का 3.4% है, और राजस्व व्यय 36.54 लाख करोड़ रुपए का रहा। अगर कुल प्राप्तियों की बात की जाए तो कुल प्राप्तियां 47.65 लाख करोड़ की रही, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 30.01 लाख करोड़ की रही और पूंजीगत प्राप्तियां 17.6 लाख करोड़ रुपए की रही हैं। राजस्व घाटा 2023-24 में 8.40 लाख करोड़ रहा और राजस्व घाटा 2024-25 में 6.53 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 2024-25 में जीडीपी का 5.1% रहा, जो रुपए में 16.85 लाख करोड़ रुपए है, और राजकोषीय घाटा 23-24 में
GDP का जो है 5.8% रहा। और पैसे में अगर की बात की जाए तो 17.34 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा है। बजट में जो 4 प्रकार के घाटों का जिक्र है, जिसमें राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी घाटा। तो उसमें राजकोषीय घाटा ही सबसे बड़ा घाटा होता है। तो 2023-24 में 5.8% रहा राजकोषीय घाटा, और 2024-25 में जो लक्ष्य रखा गया 5.1 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर रुपये की बात की जाए तो 17.34 लाख रुपये होगा। इसी प्रकार से प्राथमिक घाटा 2024-25 में 4.95 लाख करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह कुछ डाटा के संबंध में जानकारी थी, और यह डाटा जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे विभिन्न मंत्रालयों को जो धनराशि आवंटित की गई है, उस धनराशि को जान लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया है वह रक्षा मंत्रालय को किया गया है 6.2 लाख करोड़ रुपए। फिर सड़क एवं परिवहन राजमार्ग को 2.7 लाख करोड़ रुपए, और रेल मंत्रालय के 2.55 लाख करोड़ रुपए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही इंपॉर्टेंट है कि सड़क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे कौन कौन आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है रक्षा मंत्रालय, सेकंड नंबर पे सड़क मंत्रालय या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और थर्ड नंबर पे रेल मंत्रालय आ रहा है आवंटन की दृष्टि से। इसके अलावा उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय 2.03 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय को समान आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई है। इसी प्रकार से निवेश का लक्ष्य जो है वह 2023-24 में विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपए था, लेकिन जो वास्तविक प्राप्त हुआ वह 30,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। 51,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा सरकार ने, और विनिवेश से जो प्राप्ति हुई वह 30,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। विनिवेश का मतलब होता है सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री करना, सार्वजनिक परिसंपत्तियों की बिक्री करना, एक प्रकार से निजीकरण की ओर बढ़ावा देना। तो इसका लक्ष्य जो है 2023-24 में 51,000 करोड़ रुपए का था, और प्राप्त 30,000 करोड़ रुपए हुए। और 2024-25 में यह लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है। अब आगे देखना है कि प्राप्त कितना होगा, 30,000 करोड़ से कम ही प्राप्त होगा या ज़्यादा प्राप्त होगा, यह अगले बजट में पता चलेगा। अब घाटे की प्रवृत्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो 2023-24 में घाटा जो है राजकोषीय घाटा वह 5.8% रहा GDP का। राजस्व घाटा 2.8% रहा, प्राथमिक घाटा 2.3%, और प्रभावी राजस्व घाटा 1.8% रहा। तो 2023-24 में घाटा जो है घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा, फिर राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, फिर प्रभावी राजस्व घाटा 5.8, 2.8, 2.3, 1.8। इसके बाद वर्तमान जो बजट पेश किया गया अंतरिम बजट, उसमें घाटे का अनुमान क्या रखा गया है। बजट घाटे का अनुमान 2024-25 बजट घाटे का अनुमान, तो इसमें राजकोषीय घाटा 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व घाटा 2.0% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राथमिक घाटा 1.5 और प्रभावी राजस्व घाटा 0.8% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। यह भी घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कौन सा घाटा है, तो सबसे ज़्यादा बजट घाटे में राजकोषीय घाटा है, फिर राजस्व घाटा है, फिर प्राथमिक घाटा है, फिर प्रभावी राजस्व घाटा आता है। इसी प्रकार से सकल कर राजस्व 2024-25 में GDP का जो है वह 11.7% है सकल कर राजस्व। अब इस सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 6.7% है और अप्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 7.9% है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष कर के माध्यम से जो राजस्व एकत्रित होता है वह ज़्यादा होता है। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से 6.7% राजस्व इकट्ठा होता है और अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से 4.9, तो टोटल 11.7% जो है सकल कर राजस्व प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, तो जो जनता पर या व्यक्ति पर सीधे लगाए जाते हैं वही वहन करता है, किसी दूसरे पर टाल नहीं सकता है, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। इस प्रकार के कर से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वह 6.7% प्राप्त हो रहा है। और अप्रत्यक्ष कर जो दूसरे पर टाला जा सकता है, जैसे सीमा, सेवा, उत्पाद, बिक्री, GST, वैट, इस प्रकार के मनोरंजन, इस प्रकार के कर जो हैं, बेकर, इस प्रकार के जो कर हैं वह अप्रत्यक्ष कर हैं। और इन करों से 4.9% जो है GDP का राजस्व प्राप्त हो रहा है। आगे
केंद्र सरकार की प्राप्तियां 2024-25 में, तो प्राप्तियां सबसे ज़्यादा जो है केंद्र सरकार कहाँ से कर रही है? उधार और अन्य देयताएं, उधार ले रही है और अन्य जो देयताओं से पैसा मिल रहा है वह सबसे ज़्यादा प्राप्त कर रही है 2024-25 में, तो 28 पैसा है। आयकर से 19 पैसा है और जीएसटी से 18 पैसा है। देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जीएसटी जो है पहले सेकेंड नंबर पे था, अब थर्ड नंबर पे हो गया है। तो फर्स्ट नंबर पे फिर से जान लेते हैं, आय, उधार और अन्य देयता है, सेकेंड नंबर पे आयकर और थर्ड नंबर पे जीएसटी और फोर्थ नंबर पे निगम कर है, निगम कर जो फैक्ट्रियों पर लगता है। इसी प्रकार से केंद्र सरकार का खर्चा 2024-25 में अगर खर्चा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है जो उधार ले रही है सरकार, उसी के ब्याज पर जो दिया जा रहा है 20 पैसा, तो सबसे ज़्यादा खर्चा वहाँ हो रहा है। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी पर खर्चा हो रहा है और फिर केंद्रीय योजनाओं पर 16 पैसा खर्चा हो रहा है। तो यह ध्यान देने वाली बात है, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है और सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है और सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्ति हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति हो रही है उधार और अन्य देयताओं से, आयकर से और जीएसटी से। सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा है ब्याज अदायगी, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सेदार और केंद्रीय हिस्सा और केंद्रीय योजनाओं पर सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। इसी प्रकार से प्रमुख योजनाओं के लिए भारत सरकार का जो बजट आवंटन है उनको जान लेते हैं 2024-25 में। तो प्रमुख योजनाओं में भारत सरकार के बजट आवंटन में सबसे ज़्यादा मनरेगा में सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मनरेगा जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो पूछी गई हैं पिछले एग्जामों में, उनको जान लेते हैं। मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। पीएम आवास योजना में 80,671 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। ग्रामीण राष्ट्रीय पेयजल मिशन में 70,163 करोड़ रुपए खर्चा किया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 38,183 करोड़ रुपए। इसी प्रकार से पीएम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण के तहत 7,192 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। फसल बीमा के अंतर्गत 14,600 करोड़ रुपए और पीएम किसान सम्मान निधि में 60,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट मनरेगा है, इसको ध्यान रखना है। 86,000 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है इस बजट में। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट बताई गई है और भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा जो की गई है वह समीक्षा पिछले 9 वर्षों की गई है। पिछले 9 वर्ष का मतलब हुआ 2014 के पहले और 2014 से लगाकर 2023 तक की समीक्षा की गई है कि इसके पहले अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी 14 के पहले और 14 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या हो गई। तो इसको जान लेते हैं, क्या कुछ प्रमुख फैक्ट हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो इस बार जो है बजट पेश करने से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता था वह नहीं पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की जगह भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा रिपोर्ट ही पेश की गई है और इस रिपोर्ट में जो पेश करने वाले हैं वह वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री वी अनंत नागेश्वरन हैं और इन्होंने इस बजट को पेश किया। इसमें क्या बताया गया है कि 29 जनवरी 2024 को वित्त मंत्रालय द्वारा यह समीक्षा प्रस्तुत की गई है, जिसमें 2023-24 में वृद्धि दर 7 भारत की अर्थव्यवस्था की जीडीपी की वृद्धि दर 7.3% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर जीडीपी में वृद्धि दर की पिछले कुछ वर्षों में बात की जाए तो 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर -5.8% रही, तो इसका कारण कोरोना है माइनस में रहने का। फिर 2021-22 में 9.1% रही जीडीपी वृद्धि दर, 2022-23 में 7.2% रही और 2023-24 में 7.3% रहने का अनुमान है। तो यह भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4 वर्षों की है। तो यहाँ 2020-21, 2021-22, 22-23 और 23-24, तो सबसे ज़्यादा कोरोना के बाद से वृद्धि दर जो है वह 21-22 में रही 9.1% वार्षिक। आगे बताया गया है हवाई अड्डों की संख्या 67 से दुगनी हो गई है। 67 से दुगनी होने का मतलब लगभग 135-40 के आसपास पहुंच गई है और 2023 में विश्वविद्यालयों की संख्या 1,113 हो गई है, जो 2014 में कितनी थी 723 थी। बता रहे हैं पिछले 2014 के 9-10 वर्षों का जो विकास हुआ है वह और 2014 के पहले की कंडीशन का जो है एक तुलनात्मक अध्ययन इसमें बताया गया है समीक्षा में। बाकी लड़कियों की उच्च शिक्षा में सकल नामांकन जो है वह 28.5% है, जो 2021 में यह था, 2021 में था 28.5% और 2010 में जो था वह 12.7% था। यह भी लगभग दूना हो गया है। बाकी राज्यों की बुनियादी ढांचा के विकास के लिए जैसे स्कूल, ग्रामीण सड़क, बिजली
के विकास के लिए राज्य सरकारों को 1 लाख करोड़ रुपए का जो है ऋण दिया जाएगा। यह ऋण 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त होगा। किसके विकास के लिए? बुनियादी अवसंरचनाओं के विकास के लिए केंद्र द्वारा दिया जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए 50 वर्षों के लिए। 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या जो है 1.4 करोड़ बताई गई है। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या कितनी है, तो 1.4 करोड़ मतलब 1 करोड़ 40 लाख। आगे बताया गया समावेशी विकास नीतियों के अंतर्गत क्या अचीवमेंट प्राप्त हुआ है या क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। तो मुफ्त गैस कनेक्शन जो है 10.11 करोड़ प्रदान किए गए हैं। शौचालय योजना के तहत 11.72 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। जनधन खाते के अंतर्गत 51.6 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। आवास के तहत 2.6 करोड़ आवास बनाए गए हैं। और आयुष्मान योजना के अंतर्गत 6.27 लाख आयुष्मान कार्ड जो हैं उनको लाभ मिला है तथा पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत 25.98 लाख करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है। इसी प्रकार से 2023-24 में 5 जनवरी 2024 को एनएसओ द्वारा जारी जो आंकड़े हैं उसमें हम स्थिर मूल्यों पर जान लेते हैं। 2011-12 के आधार पर 2023-24 में जीडीपी 171.70 लाख रुपए थी और फिर दोबारा दूसरे अनुमान में 172.92 रुपये हो गई है और वृद्धि दर बताई गई है 7.6। यह एनएसओ द्वारा बताई गई है। प्रचलित मूल्यों पर 2023-24 में जीडीपी जो है वह 293.90 लाख करोड़ रुपए बताई गई है और स्थिर मूल्यों पर 157.58 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आय जो है वह सेकंड अनुमान के तहत 148.06 लाख करोड़ रुपए बताई गई है, जो 7.7% की दर से वृद्धि करने की बात कर रहा है। और प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में प्रचलित स्थिर मूल्यों पर 1,04,550 रुपये बताई गई है स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर 1,85,854 बताई गई है। इसी प्रकार से 29 फरवरी 2024 को जो पीसीआई के संबंध में सेकंड डाटा जारी किया वास्तविक डाटा, तो वास्तविक डाटा जो है वह यह है। उसमें 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर पीसीआई 1,50,906 रुपये बताई गई है और 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पीसीआई 1,69,496 रुपये बताई गई है। तो यह पीसीआई जो है 21-22 में वृद्धि हुई है। 21 में 1,50,906 रुपये बताई गई है और 22-23 में 1,69,496 रुपये बताई गई है। अगर अर्थव्यवस्था में तीनों उत्पादन क्षेत्रों के योगदान की बात की जाए तो 2022-23 में तीनों क्षेत्रों का योगदान तीनों क्षेत्रों का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का 20.2% रहा है और द्वितीयक क्षेत्र का 25.6% रहा है और तृतीयक क्षेत्र का 54.2% योगदान अर्थव्यवस्था में रहा है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक 20.2, द्वितीयक 25.6 और तृतीयक 54.2। तो नियर अबाउट याद रखिए 20, 25 और 54, 20, 25, 54 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यह योगदान है अर्थव्यवस्था में। आगे वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है 1.8% है और आयात में 2.8% है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% है और आयात में 2.8% है। मतलब आयात ज़्यादा करता है भारत और निर्यात कम करता है। इसी प्रकार यह हिस्सेदारी है। हाँ, इसी प्रकार से भारत के 3 सबसे बड़े व्यापारिक देशों की बात की जाए 2023 में तो चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश जो है वह चीन है। वह 118.4 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। भारत में बहुत सारी चीन से व्यापार ना करने की योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन भारत का जो है सबसे ज़्यादा बड़ा व्यापारिक देश चीन ही है। और भारत का सबसे बड़ा आयातक देश किस देश से सबसे ज़्यादा आयात करता है तो पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। चीन, संयुक्त अरब अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड नंबर पे हैं। पहले पे चीन आयात मतलब वस्तु मंगाता है भारत, पहले नंबर पे चीन से, दूसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात से और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसी प्रकार से निर्यात में किस देश को निर्यात करता है सबसे ज़्यादा तो पहले नंबर पे यूएसए को निर्यात करता है, फिर संयुक्त अरब अमीरात को और फिर चीन को निर्यात करता है। तो निर्यात के मामले में चीन थर्ड नंबर पे है। इसी प्रकार से
2000 भारत की सबसे ज़्यादा निर्यातक मद है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत पेट्रोल, फिर रत्न एवं आभूषण, फिर ऑटोमोबाइल उपकरण पार्ट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करता है। और अगर आयात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आयात क्रूड ऑयल करता है 22%, फिर पूंजीगत वस्तुएं मशीनरी परिवहन एवं उपकरण 19% आयात करता है, और फिर रत्न एवं आभूषण आयात करता है। तो यह भी क्रम से पूछ लेता है आयात का सबसे ज़्यादा किन वस्तुओं का होता है और निर्यात किन वस्तुओं का सबसे ज़्यादा होता है। तो निर्यात के मामले में पेट्रोल, रत्न एवं आभूषण, ऑटोमोबाइल उपकरण पार्ट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक सामान है और निर्यात के मामले में हो जाएंगे। और आयात के मामले में क्रूड ऑयल, पूंजीगत वस्तुएं, मशीनरी परिवहन उपकरण हो जाएंगे और रत्न एवं आभूषण हो जाएंगे। इसी प्रकार से FDI की अगर बात की जाए तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2022-23 में 46.03 अरब डॉलर था और 2023-24 में 44.73 अरब डॉलर है, घटा है भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और 2023-24 में सबसे ज़्यादा FDI जो है वह सिंगापुर से आया, भारत के लिए है आया है, फिर मॉरिशस, फिर US से। यह भी पूछता है तो सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से, फिर मॉरिशस से, फिर US से। सिंगापुर से जो FDI का हिस्सेदारी है वह 25% है, मॉरिशस से 23% है और US से 9% है। तो यह FDI की हिस्सेदारी है। आगे FDI क्षेत्रों की बात की जाए, किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा FDI आया, तो सबसे ज़्यादा FDI कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उपकरण के क्षेत्र में आया, फिर इसके बाद सेवा क्षेत्र, फिर इसके बाद व्यवसाय काम के क्षेत्र में आया, रोजगार के क्षेत्र में आया है। तो और राज्यों की अगर बात की जाए किन राज्यों में सबसे ज़्यादा FDI आया, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली में। तो क्षेत्र और देश और राज्य, तो सबसे ज़्यादा सिंगापुर, सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर USA से आया, फिर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपकरण में, और फिर उसके बाद सेवा क्षेत्र में आया। और राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में FDI आया। आगे वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यापार की अगर बात की जाए तो माल व्यापार, दो व्यापार हो जाएंगे, माल व्यापार, एक वस्तु व्यापार और सेवा व्यापार। तो माल व्यापार, वस्तु व्यापार में निर्यात और आयात कितना है और कुल व्यापार संतुलन या घाटा कितना है, लाभ या हानि कितनी है। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र में निर्यात और आयात कितना है और व्यापार संतुलन मतलब लाभ या हानि कितनी है, जान लेते हैं 2023-24 में। तो वस्तुओं का जो निर्यात है वह 437.06 मिलियन डॉलर का रहा है और आयात 677.04 मिलियन डॉलर का रहा है। तो कुल मिला के क्या हुआ, हमारा आयात ज़्यादा हुआ और निर्यात कम हुआ। तो आयात जब ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो व्यापार घाटा हो रहा है। तो 240.18 मिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ वस्तुओं के व्यापार से। इसी प्रकार से सेवा के व्यापार से देखते हैं क्या हुआ। तो सेवा क्षेत्र में निर्यात जो है 342.62 बिलियन डॉलर रहा और आयात 177.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। तो सेवा क्षेत्र में निर्यात हमारा ज़्यादा रहा और आयात कम रहा। तो सेवा क्षेत्र में हम लोग लाभ की स्थिति में है, तो 165.06 बिलियन डॉलर का लाभ हुआ। अगर कुल निर्यात की बात की जाए, कुल निर्यात का मतलब जिसमें सेवा क्षेत्र और वस्तुएं शामिल हैं, तो वह 776.68 होगा। और कुल आयात की अगर बात की जाए तो उसमें वस्तुओं का आयात और सेवा का आयात शामिल है, तो यह हो जाएगा 854.8 मिलियन डॉलर। और संतुलन की बात की जाए तो यह व्यापार घाटे में रहेगा, 78.12 मिलियन डॉलर 2023-24 में व्यापार घाटा रहा, 78.12 मिलियन डॉलर। 22-23 में अगर बात की जाए तो यह कुल व्यापार जो है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात जो है 776.4 मिलियन डॉलर रहा है और आयात 898.01 मिलियन डॉलर रहा है। तो व्यापार संतुलन जो है या घाटा 121.62 मिलियन अमेरिकी बिलियन डॉलर का रहा है। तो यह कुछ फैक्ट हम लोगों ने अध्ययन किया, बजट के संबंध में, बजट के इतिहास के बारे में जाना और अंतरिम बजट 2023-24 की जो मुख्य बातें हैं उन बातों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनिए। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से आपको लग रहे हैं उनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न UGC नेट या अन्य वनडे एग्ज़ाम या अर्थशास्त्र से जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उन एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और लाइक करें।